So we are revising the basics of impairment in this lecture to start off with. जो हमारे impairment के पहले सेशन में हमारा डिस्कशन हो चुका है, हम उसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं आगे. ओके गाइस, 1 सेकेंड. ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट इज अ राइट डाउन ऑफ द एसेट over and above depreciation. So the first aspect that we have to understand with respect to impairment, just a second. क्या हो गया? The first aspect that we have to understand about impairment is that impairment is a write down of the asset over and above depreciation. Impairment happens because of certain factors or conditions. This is referred to as indications of impairment, correct? Indications of impairment can be both internal as well as external. Any doubts about this so far? We have revised this much. I mean, we have seen this much. Now, what happens in impairment? Impairment occurs only when the written down value is greater than what value? Recoverable value. I hope you remember this. Recoverable value is the higher of two values. What is it the higher of? What is recoverable value the higher of? Follow. Do you remember? Don't look into your book. Do you remember? No, it is the higher of cash flows. It is the higher of value in use, which is nothing but present value of future estimated कैश फ्लोज. तूने बोला था कुछ भी पूछना, पूछा मैंने, मैं आंसर कर सकती हूँ. नहीं कर. नेक्स्ट. एंड नेट सेलिंग प्राइस. नेट सेलिंग प्राइस को एक बच्चू सा फॉर्मूला है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल. इट इज द हायर ऑफ दिस और दिस. बराबर है. रिकवरेबल वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 है और WDV, एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड. रिकवरेबल वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 है और WDV 120 है. ये केस में क्या चाहिए मुझे? मुझे इम्पेयरमेंट लॉस है तो वो क्या होगा? WDV माइनस रिकवरेबल वैल्यू. वो कितना होगा? 20 होगा. इम्पेयरमेंट लॉस की एक जर्नल एंट्री होती है. जर्नल एंट्री बहुत परफेक्ट. टू यूज योर माइंड, यू नो दिस, इट इज वेरी सिंपल. इम्पेयरमेंट की वजह से एसेट कम होता है कि नीचे जाता है? नीचे जाता है. तो क्रेडिट किसे करेंगे? एसेट को. तो डेबिट किसे करेंगे? उस लॉस को. उस लॉस का नाम क्या है? शाबाश, एंट्री बोल. वेरी वेरी गुड. इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू
फैंटास्टिक, दिस इज द परफेक्टली करेक्ट एंट्री। अभी ये लॉस कहाँ पे पोस्ट होगा? वेरी गुड, पोस्टेड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट। और ये इम्पेयरमेंट लॉस जो है 20 का, वो मैंने कहाँ डाल दिया? P&L अकाउंट के अंदर मैंने उसे डाल दिया। इसके आगे हम क्या सीखे? इसके आगे कुछ नहीं सीखे। अब ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्सेप्ट्स कर रहा हूं। पहला ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ एन्युइटी फैक्टर। इसका एप्लीकेशन अपने को अकाउंट्स में है और इसका एप्लीकेशन अपने को एफएम में है। ये आज ने तो कल सीखना ही, लेकिन आज सीखेंगे तो अगर अकाउंट्स में आया तो वी विल बी एबल टू डू इट इन अ बेटर मैनर। अभी सपोज करो मैं बोलता हूं कि ईयर दिया है, तो देखो ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ईयर्स के कैश फ्लोज आपको दिए हुए हैं। और मैं बोलता हूं कि कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट क्या आ रहा है? 10,000, 10,000, 10,000, 15,000, 15,000, 15,000, 18,000, 18,000, 18,000 और 21,000। ये कैश फ्लोज है। अभी आपको एक बात तो पता होगी, और अगर अगर मैं कहता हूं यहाँ पे कि मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर लेट अस से इट इज 14%, कितना है? 14%। तो सबके पास पहले हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा कैलकुलेटर है, जिसके पास भी कैलकुलेटर नहीं है पहले, एक मेरे पास एक्स्ट्रा है, सबके पास है कैलकुलेटर, ओके। अपने को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स की कैलकुलेशन करनी है। अभी देखिए ये करने का एक सिंपल तरीका है, very simple way. What will you do? You will take discounting factor at the rate of 14%। पहले मैं इजी एवरेज स्टूडेंट वे आउट बताता हूँ जो बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें इशू क्या है ना, ये टाइम लेगा। ये क्या लेगा? टाइम लेगा, और यही आपके पास में एग्जाम्स में नहीं होने वाला। तो सबसे पहले इजीली आप क्या करोगे? 1/1.14 बराबर है, पहला इक्वल टू कितना है? 0.8771 9। तो मैं यहाँ पे लिखू 0.8772। Second equal to 76946, can I write 0.7695? तीसरा equal to 0.67497, can I write it as 0.674 90 नहीं तो 6750 आ जाएगा। ये क्या होगा? ये 6750। नेक्स्ट 4 डेसिमल्स ले रहे, 5921 बराबर है। नेक्स्ट 5194, नेक्स्ट 4556, नेक्स्ट इसको मैं डायरेक्टली 0.4000 पे राउंड ऑफ कर देता हूं, इसको 3506 कर दूंगा। नेक्स्ट 3075 और फाइनली 2697। अभी आप मुझे बताइए एग्जाम में इतना सारा लिखना फिर उसको मल्टीप्लाई करना। आप एक कॉन्सेप्ट सीखे थे मैथ्स में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, जब कैश फ्लो सेम होते हैं तब हम एन्युइटी फैक्टर लगा सकते हैं। आप डिबेट करोगे कि नहीं सर इसमें कैश फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है। मैं रिबटल कर सकता हूं और कह सकता हूं कि देखिए समझने की कोशिश कीजिए, पर यहाँ पे मैं यूनिफॉर्मिटी आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए पहली यूनिफॉर्मिटी 10,000 की, दूसरी यूनिफॉर्मिटी 15,000 की, दिख रहा है सबको? एग्री हो रहा है? तीसरी यूनिफॉर्मिटी 18,000 की, और चौथे इसमें मैं मानता हूं देयर इज नथिंग यूनिफॉर्म अबाउट इट। तो पहला वाला लिखते, कैन आई से दैट दिस कैन बी 10,000
multiplied by present value annuity factor of 14% for year 1 to year 3. करेक्ट? 1 मिनट. अब करना क्या है, ध्यान से समझो. मैं जैसे बोलता हूं वैसे कैलकुलेटर पे करना. 1 डिवाइडेड बाय 1.14, प्रेस योर फर्स्ट इक्वल टू. क्या है? 0.877. m प्लस दबाइए, वापस इक्वल टू दबाइए, आपके सामने 0.76946 आ गया. m प्लस दबाइए, वापस इक्वल टू दबाइए, 0.67497 आया. आप वापस से m प्लस दबाइए. देखिए 10,000 3 बार है और मेरे हिसाब से आप 3 बार m प्लस दबा चुके हो. अब एमआरसी दबाइए, एमआरसी बटन. आप एमआरसी दबाओगे तो क्या आएगा? 2.3216 आएगा. बराबर है. तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.3216 से. आपका आंसर क्या आएगा? 23,216. ये पहला. अब दूसरा लीजिए. दूसरे में क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा. 15,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ 14% फॉर द 4th ईयर, 5th ईयर एंड ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6. अब ध्यान से देखिएगा कि क्या होगा. अब आपको करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.14. ये चौथे साल से, तो पहले 3 इक्वल टू डाल दीजिए, 1 2 3. इससे कुछ नहीं करना. अब चौथा इक्वल टू डालिए. इज इट 592080? यस. m प्लस, ये चौथे साल का फैक्टर चला गया, इज इक्वल टू 0.51936. m प्लस, ये पांचवें साल का फैक्टर, इज इक्वल टू 0.4555. ये छठे साल का फैक्टर. m प्लस दबाइए. अभी आप 3 बार m प्लस दबा चुके हो. अब एमआरसी दबाइए. क्या आया? 1.5670. बराबर है. तो कीजिए 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5670. इतना ही लिखिए. अभी इनटू कीजिए, 15,000 लिखिए. क्या है आपका आंसर? 23,505. नेक्स्ट, तीसरा. 18,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ 14%, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर. तो कॉमा 7 to 9 कीजिए. अब आप कर सकते हो. कीजिए 1 डिवाइडेड बाय 1.14. अब आप पहले 6 इक्वल टू ऐसे ही मार दो. 1 2 3 4 5 6. पहले 6 इक्वल टू हो गए. अब छठा गया, सातवां इक्वल टू 0.3996 वगैरह. m प्लस, ये सातवां साल, इज इक्वल टू 35055. आठवां साल, m प्लस, इज इक्वल टू 3075. नौवां साल, m प्लस. 3 बार m प्लस दबा दिया. एमआरसी दबाइए. क्या है? 1.0577. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.0577 इंटू दबाइए, मल्टीप्लाइड बाय 18,000. आपका आंसर आएगा 19,039. मैंने राउंड ऑफ कर दिया. 19,039. बराबर है. अब चौथा साल. चौथे साल में, चौथा साल मतलब चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में एन्युटी है क्या? चौथे पार्ट में एन्युटी नहीं है, इंटरेस्ट फैक्टर है. तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, multiplied by present value interest factor of 14% for what year? For the 10th year. अब सीधा 1 डिवाइडेड बाय 1.14 कीजिएगा. सीधा 10वां फैक्टर चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 बार इक्वल टू दबाने के बाद 10वां इक्वल टू आता है 0.26974. बरोबर है. तो आई विल से 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2697 इनटू करूंगा सीधा 21,000. मेरा आंसर क्या आता है? 5,665. क्या है मेरा आंसर? 5,665. अब इनका मैं टोटल लूंगा. सो आई एम लुकिंग एट 23,216 प्लस 23,505 प्लस 19,039 प्लस 5,665. व्हाट इज योर आंसर? 71,425. इस एक्सरसाइज में आपने क्या सीखा? आपने सीखा एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी फैक्टर फॉर अनइवन इवन कैश फ्लोज. दीज आर इवनली अनइवन यू कैन से, और दे आर अनइवनली इवन कैश फ्लोज. क्या है? इसमें कहीं ना कहीं एन्युटी लग सकती है. इंस्टीट्यूट इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड फॉर एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी फैक्टर चेक करेगा. अकाउंट्स के पेपर में भी अगर ये एफएम का पेपर होता तो इसमें आपको टेस्ट करने के लिए
एक अमुक साल में एन्युटी फैक्टर ही चेंज हो जाता है, 14% का रिवाइज वर्जन आपको मिल जाता है। लेकिन ये अकाउंट्स में ये टेस्ट आपकी नहीं ली जाएगी, क्योंकि अकाउंट्स इज नॉट टू टेस्ट योर नॉलेज ऑफ दैट, फॉर दैट एफएम पेपर पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। ओवर हियर अकाउंट्स पेपर विल सर्टेनली चेक योर कॉन्सेप्ट ऑफ क्या आप ये एन्युटी फैक्टर का एप्लीकेशन यहाँ पे हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, दैट विल सर्टेनली बी चेक्ड इन योर अकाउंट्स पेपर। तो यहाँ पे सबसे पहला ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्सेप्ट आपने क्या सीख लिया, एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी फैक्टर। अब सेकेंड ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्सेप्ट आज का सीखना है। व्हाट इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट फॉर टुडे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब जरा समझना कि क्या हो रहा है। सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे और थर्ड एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे मिलके एक पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा, लेकिन मैं उसको आपके लिए ब्रेक डाउन कर रहा हूं। अभी एक सिंपल कैलकुलेशन करना। सपोज मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक एसेट है और मुझे पर्पसली इसमें इसका लाइफ ज्यादा लेना पड़ेगा, ज्यादा मतलब मोर देन 5 years, तो आई विल टेक इट 10 years। एसेट क्या है, लाइफ क्या है, 10 years। और हम लोग इसकी कॉस्ट है ना, ये हाई लेंगे कॉस्ट, ताकि अपने पास नंबर्स उतने बड़े रहे कैलकुलेशन करने के लिए। सपोज मैं बोलता हूं इसका कॉस्ट है 1 करोड़ रुपीस। ओके, अब मैं बोलता हूं इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट इन ईयर 6, इन ईयर 6। ओके, नाउ बिगिनिंग बोल रहा हूं मैं, ये आपके क्लैरिटी के लिए, ताकि फालतू में हम लोग का वो ये ना हो, सर स्टार्टिंग एंडिंग स्टार्टिंग। ओके, रिकवरेबल वैल्यू में सीधा सीधा दे रहा हूं, क्योंकि इस मेथड का डिबेट रिकवरेबल वैल्यू कैलकुलेशन पे है ही नहीं। रिकवरेबल वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू टेस्ट यू ऑन दैट, नॉट नीडेड। ओके, सो आप लगा लीजिए 5 साल का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 50 लाख रुपया, बराबर है। तो मैं बोलता हूं कि रिकवरेबल वैल्यू इसकी है कितना, 30 लाख रुपए। क्लियर है कि मुझे यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस नजर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ना मैं सिनारियो नंबर 1 कर रहा हूं, कैलकुलेशन टू फैक्टर इंपेयरमेंट लॉस। आपको लगेगा बहुत इजी है, और मैं बोलता भी हूँ बहुत इजी है, लेकिन पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, कॉस्ट, राइट, 1 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन, हाउ मेनी ईयर्स, ईयर 1 to ईयर 5, कितने साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। व्हाट इज योर आंसर, 1 करोड़ माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5। कितना लिखूं यहाँ पे, 50 lakhs। ये मैंने डेप्रिसिएशन लिखा है। कैन आई से इसको अंडरलाइन करके, my WDV year 6 beginning is 50 lakhs. And can I say that my recoverable value year 6 beginning is 30 lakhs? Can I say that WDV year 6 beginning revised, straight away revised, can I say it is 30 lakhs? Do you agree with this? इधर किसी का भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? Okay. Can I say balance life now is 5 years? Then can I say depreciation for year 6 to year 8, 6, 7 और 8 पूरा कितना होगा, 30 lakhs minus 0 divided by 5 into 3. What is your answer? 18 lakhs. 3 is ये कितना आएगा, 6, 18 lakhs, correct? Can I shut this and can I further say I have how much here,
12 lakhs. What is this 12 lakhs? This is my WDV at year 9 end. Oh, I'm so sorry, at year 9 beginning. अब क्या हुआ ना, एसेट में कितनी जान बाकी है? 2 साल की जान बाकी. Now look at the story. Unfavorable conditions of economy have reversed. मंदी आती है मार्केट में, मंदी आती है, बिजनेसेस सब स्लो डाउन हो जाते हैं, पर क्या वो मंदी जीवन काल अकालीन रहती है? नहीं, एक थोड़े अमुक ड्यूरेशन के बाद वो मंदी पलट जाती है और वो मंदी तेजी में तब्दील होती है. क्या आप इस बात से सहमत हो? स्लो डाउन रहता है और फिर वो फास्ट भी हो जाता है. अनफेवरेबल कंडीशंस इसी तरीके से जो थे उनका क्या हुआ, एक रिवर्सल हो गया. तो अब तेजी आ गई. अब क्या हो गया? तेजी आ गई. बिजनेसेस ग्रो करने लग गए. हैव रिवर्स्ड एंड इट इज एक्सपेक्टेड that this asset will certainly recover 40 lakhs. आज इस एसेट से क्या अपेक्षा लगा के बैठे हुए, कितना रिकवरी देगा? पर अब मार्केट में तेजी आई, इस एसेट में से बनने वाला माल बिकने लगा, लोगों का डिमांड बढ़ गया. तो अब यही कंपनी क्या बोल रही है, इसका रिकवरेबल वैल्यू 40 लाख. तो कंपनी इंसिस्ट करने लग गई, कंपनी इंसिस्ट करने लग गई कि जब वक्त बुरा था, जब हम डाउन थे, तब क्या आपने हमारे एसेट की वैल्यू राइट डाउन कर दी? जी हाँ. कितने से राइट डाउन कर दी? 20 लाख से आपने उसे राइट डाउन करके क्या प्रूफ करके दिखाया कि आज हमारे पास में इंपेयरमेंट लॉस है. तो ऐसे सिनारियो में आज जो हमारे पास ये फेवरेबल कंडीशन आई है +28 लैक्स की, क्या हमारा हक नहीं बनता कि इस +28 लैक्स का भी हम रिवर्सल कर दे? ये क्या है? ये एक डाउट है कंपनी के मन में. क्या ये डाउट सबको समझ में आया कंपनी क्या कहना चाह रही है? मैं फिर से फॉर द बेनिफिट ऑफ रिकॉर्डिंग वापस से मेरी कहानी दोहरा रहा हूं. एक एसेट था, आप मुझे बताइए उसकी कॉस्ट कितना थी? 1 करोड़ रुपया. उसका लाइफ कितना था? 10 साल. एनुअल डेप्रिसिएशन इस पे कितना लगेगा? 10 लाख. हमने पहले 5 साल के लिए इस पे डेप्रिसिएशन लगाया, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आया? 50 लाख. तो क्या अब इस एसेट का WDV 50 लाख होना चाहिए? 1 करोड़ में से 50 काटने के बाद यस, होना चाहिए. लेकिन उस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आ गए और मार्केट में इस एसेट की रिकवरेबल वैल्यू की एस्टिमेट आ गई 50 लाख रुपया. कितनी आ गई? 30 लाख रुपया. सॉरी, कितनी आ गई? 30 लाख रुपया. तो क्या 50 से नीचे आपको एसेट को 30 पे उतारना पड़ा? उतारना पड़ा. उस उतारने को बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस. अब उतारने के बाद आपकी रिवाइज्ड WDV कितनी बन गई? 30 लाख. ये आपकी रिवाइज्ड WDV बन गई कितना? 30 लाख. अब बैलेंस लाइफ कितनी है एसेट की? 5 साल. अब छठा साल, 7वां साल और 8वां साल, छठा साल, 7वां साल और 8वां साल, 3 साल आपने एसेट को यूज किया. कितने साल? 3 साल. उसका डेप्रिसिएबल बेस 30 लाख का था, सैल्वेज वैल्यू अब भी नहीं है, बैलेंस लाइफ 5 साल था. तो 1 साल का डेप्रिसिएशन 6 लाख, ऐसा 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 18 लाख. अब ये डेप्रिसिएशन 30 में से हटाने के बाद में अब कितना WDV बचा? 12 लाख. अब मार्केट पलट पलट गया, अब इकोनॉमी सुधर गई, अब डिमांड बढ़ गया, और अब आपसे अपेक्षित है कि इस एसेट के यूसेज से आप कितना कमा सकते हो? 40 लाख रुपया आप कमा सकते हो. तो अब आपने जिद की कि चलो ना भैया, फिर अभी मेरे को 28 लाख रुपया रिवर्स करने को दे दो. तुमने जब मेरा टाइम खराब था तभी 20 लाख रुपया मेरे से छीन के लिया कि नहीं मेरा एसेट का, तो अब मुझे 28 लाख रुपया लौटा दो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है तुम्हारा कंटेंशन सही है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? तुम्हारा कंटेंशन सही है. हमने तुमसे कितने छीने?
हमने तुमसे 20 लाख छीने, 1 मिनट इसको येलो में ही करता हूं, हमने तुमसे कितने छीने? 20 लाख। चलिए, आप हमसे कितने मांग रहे हो? 28 लाख। देखते अगर पॉसिबल हुआ तो आपको रिवर्सल देंगे, पर हमारा एक ही सवाल आपसे कंटिन्यूज रहेगा कि हमने आपसे कितने छीने हैं? हमने आपसे कितने छीने? 20। अब इस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग ही इंक में लिखना पड़ेगा। अब इस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जैसे कि कभी भी इंपेयरमेंट हुआ ही नहीं था। अभी मैं करूंगा कैलकुलेशन ऑफ WDV एट ईयर 9 बिगिनिंग, कॉमा, एज इफ देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। अभी एक कॉमन सेंस का पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करता हूं। एज इफ देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस मतलब क्या ये जो 20 लाख रुपया आपने तोड़ा इम्पेयरमेंट का, क्या वो पैसा फिर से टूटेगा? क्या वो पैसा फिर से टूटेगा? द आंसर इज नो। तो चलिए यहां पे सबसे पहले एसेट का कॉस्ट लिख देते हैं। क्या है कॉस्ट एसेट का? 1 करोड़। इसकी लाइफ इन ईयर्स कितनी है? तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है? 100%। तो अब मैं कहूं कि डेप्रिसिएशन ईयर 1 टू ईयर 8 कैन इट बी 80 lakhs rupees? How much it can be? 80 lakhs rupees. So can I say WDV of year 9 start should be how much? अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। इंपेयरमेंट के बिना आपके एसेट की स्टैंडिंग कितनी है? 20 लाख। और इंपेयरमेंट के वजह से आपके एसेट की स्टैंडिंग कितनी है? 12 लाख। पहला सवाल मैं जानता हूं समझना बहुत इजी है कि इंपेयरमेंट के बिना जैसे कि कुछ बुरा हुआ ही नहीं, आपके एसेट की वैल्यू कितनी बनती? 90 साल के शुरुआत में 20 लाख बनती, 20 लाख बनती, समझ रहे? पर इंपेयरमेंट की वजह से इस एसेट की वैल्यू कितनी बनी? तो अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो ज्यादा से ज्यादा आपकी एसेट की वैल्यू कितना होती? 20 लाख होती। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पे ये स्टेटमेंट नोटिस कीजिएगा कि अगर इंपेयरमेंट नहीं होता, इंपेयरमेंट नहीं होता तो एसेट की वैल्यू कितनी होती? तो अंडर एनी सिनारियो, अंडर एनी सिनारियो, कॉमा, आपके एसेट की वैल्यू मतलब WDV 20 lakhs क्रॉस नहीं कर सकती। इस बात से आप सभी सहमत हो? विशाखा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? You cannot cross 20 lakhs. How can you cross 20 lakhs? Even without impairment, you are going only up to 20 lakhs. How can you stand and demand 40? No, but the market is giving me. Market is giving you 40. उसका मैं आपको बंदोबस्त करके दे रहा हूं, उसका मैं आपको बंदोबस्त करके दे रहा हूं। लेकिन 20 से हटके ज्यादा से ज्यादा आप कितना ऊपर जा सकते हो? 12 से हटके, सॉरी 12 से हटके, 12 से हटके ज्यादा से ज्यादा आप कितना ऊपर जा सकते हो? 20 तक जा सकते हो। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम रिवर्सल that is allowed of impairment loss, that is allowed of impairment loss is equal to
8 lakhs. कैसे आया? दिस इज WDV विदाउट इम्पेयरमेंट माइनस WDV विथ इम्पेयरमेंट. 20 लाख माइनस 12 लाख विच इज इक्वल टू 8 लाख. अब कॉमन सेंस है, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री इन्होंने बराबर बोली. इम्पेयरमेंट टू एसेट P&L टू इम्पेयरमेंट रिवर्सल की भी एंट्री वही होगी. क्या होगी एंट्री? टू इम्पेयरमेंट गेन नहीं, टू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. टू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कितना? और ये रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस विल बी शोन एज एन इनकम. कहां पे? डेबिट और क्रेडिट. क्रेडिट. परफेक्ट. मैं देख रहा हूं, मेरे को आता है क्रेडिट. कहा जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल विल हिट हियर. रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस टू हाउ मच? बराबर है. ये होने के बाद जरा नोटिस कीजिएगा, मेरा WDV 9th ईयर बिगिनिंग कितना था? 12 लाख. एड रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कितना है वो? 8 लाख. कितना बचा? ये क्या बन गया? रिवाइज्ड WDV. अब आपको बोल रहा है कि रिकवरेबल वैल्यू इस एसेट की कितनी है? 40 लाख रुपए. समझने की कोशिश कीजिए. रिकवरेबल वैल्यू इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. इज द हायर ऑफ व्हाट? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. करेक्ट. इससे आप सहमत हो? एंड वैल्यू इन यूज. अब यह आपका रिवाइज्ड WDV है. आप जिद कर रहे हो कि आप इसको यहां पे लेके आओ. ये पॉसिबल है, बट जंप फ्रॉम 20 lakhs to 40 lakhs cannot be done via इम्पेयरमेंट रिवर्सल. पहले इस बात को समझ के चलिए. अब दूसरी बात, फॉर दिस you may use what you have learned in AS10. What was that? Revaluation model. तो अगर वैसा करना रहा तो आप एंट्री क्या पास करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस. और फिर 20 लाख का कितना बन जाएगा? 40 लाख बन जाएगा. फिर बैलेंस यूजफुल लाइफ कितना रहेगा? 2 साल. फिर एनुअल डेप्रिसिएशन कितना पड़ेगा? 20 लाख रुपया पड़ेगा. ये सिनेरियो में, ये वाले सिनेरियो में, कौन सा वाला सिनेरियो? ये अब रिवाइज्ड WDV बन गया. तो अब मैं यहां पे लिखू WDV एट ईयर 9 बिगिनिंग. कौन सा बिगिनिंग? ईयर 9 बिगिनिंग. कितना है बॉस? कैन आई आस्क यू, बैलेंस लाइफ इज हाउ मेनी इयर्स? तो कैन आई से दैट रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हाउ मच? 10 lakhs. ये सिनेरियो में हम एक बात तो समझ गए, हम एक बात तो समझ गए, अंडर एनी सर्कमस्टेंस कॉमा रिवर्सल
under any circumstance. Reversal of impairment loss will be less than or equal to original impairment loss. इसका रीजन क्या है? You cannot reverse more than your original impairment loss. You cannot reverse more than your original impairment loss. ये रूल है. ये क्या है? ये रूल है. आई बात समझ में? आई बात समझ में? अगर आप ये करना चाहते हो, फॉर दिस यू कैन यूज रिवैल्यूएशन मॉडल. मैं ना नहीं बोलता, लेकिन क्या आप बोलोगे कि नहीं मैं 12 से 40? देखिए 12 लाख वो आप कहां पे लेके गए? 20 लाख पर लेके गए. ये क्या था? ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस था कि नहीं था? लेकिन अब आप क्या करना चाहते हो? अब आप 20 लाख को कहां पे लेके जाना चाहते हो? दिस कैन नॉट बी व्हाट? रिवर्सल. दिस कैन नॉट बी रिवर्सल. Here you use revaluation model. Nobody stops you. Please understand. Use revaluation model under AS 10. But you cannot. Reversal of impairment loss is under over here AS 28. Cannot be reversal is under AS 28. Here तुम करो ना रिवैल्यूएशन मॉडल. मैंने ना नहीं बोला. AS 10 आपकी हेल्प करेगा, लेकिन AS 28 में कितना पावर है आपको +8 करने का? ये जो आप एक्स्ट्रा +20 चाहते हो, who can support you in this? AS 10 will help. AS 10 will support, but it cannot be a reversal under. Am I clear about this? तो ये जो कॉन्सेप्ट आप सीखे, इस सेकंड कॉन्सेप्ट का नाम है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. इम्पेयरमेंट में अगर सच्ची कहूं, ट्रिकी क्वेश्चन आने वाला. सिंगल एसेट सिनेरियो तो आपको रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का क्वेश्चन है. अगर कैश जनरेटिंग यूनिट बेसिस पे आएगा तो जनरली बच्चे उसमें थोड़े से स्टक हो जाते हैं. आज हम लोग सीजीयू चालू करना नहीं करना, आई विल सी ऑन योर सिंगल एसेट सिनेरियो. इम्पेयरमेंट एएस 10 की तरह स्लो जाएगा, बाकी स्टैंडर्ड्स में स्लो एएस 13 जाएगा. कैलकुलेशंस कचरे की तरह उसमें, वो पूरा चैप्टर ही कैलकुलेशन. इजी है बट पूरा कैलकुलेशन. यहाँ पे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का कॉन्सेप्ट क्या पूरा आपके माइंड में बैठा है? तो अभी एक काम करेंगे, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का. ओके, इस क्वेश्चन के बाद आप कॉपी करने के लिए चालू कर सकते हो. तो इसमें क्या होगा, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा. जरा 1 मिनट रुको. वो प्लास्टिक उठाना बेटा, सब घसते रहेगा इरिटेटिंग.
मैं कह रहा हूं वैल्यू ऑफ एसेट इज इक्वल टू 4000 लैक्स. ओके. Life is 15 years. Asset acquired on 31st of December 2004. Okay. At the end of 2008, there are some government restrictions owing to which sales will drop. Okay. Recoverable value is equal to 2720 lakhs. In 2010, government lifted restrictions and recoverable value is equal to 3420 lakhs. आई केस समझ में? ओके. You will take reporting period as January to December, ताकि मुझे आपको इसमें कैलेंडर ईयर पे चेक करना नहीं है. आई वॉन्ट टू सी वेदर यू आर गेटिंग द कोर कॉन्सेप्ट. चलो, मेरा सबसे पहला सवाल, आपने एसेट कभी एक्वायर्ड किया? Is this any different from 1st of January 2005? At the end of 2008, मतलब 5 पूरा, 6 पूरा, 7 पूरा और 8 पूरा, मतलब कितने साल? 4 साल. 4 साल के बाद कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस आए और आपकी रिकवरेबल वैल्यू हुई 2720. रिकवरेबल वैल्यू भले दी हो, क्या आपका ड्यूटी ये नहीं बनता कि आप कैलकुलेट करें इसका WDV? बनता है. सपोज इसका WDV आता है 2700 लैक्स सपोज, तो क्या एसेट में इंपेयरमेंट होगा? नहीं होगा. द WDV इज लेस देन रिकवरेबल वैल्यू, व्हाई शुड देयर बी एन इंपेयरमेंट? एक क्विक रिवीजन पॉइंट आपके लिए यहां पे रख देता हूं. एक क्विक रिवीजन पॉइंट जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा. WDV अगर रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा है तभी तो इंपेयरमेंट लॉस होता है ना. पर अगर WDV रिकवरेबल वैल्यू से कम है तो देर इज नो इंपेयरमेंट लॉस ना. यस और नो? यस और नो? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है समझ? तो मुझे पहले ये चेक करना जरूरी है कि यहाँ पे एक्चुअल में इंपेयरमेंट लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है. यदि हुआ हो तो बात अलग है, नहीं हुआ तो मैं क्यों ये आगे का कुछ भी देखूं. बराबर. तो चलो, लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय राइटिंग फॉर यू लाइक दिस. ए कॉस्ट, ये आई एम यूजिंग अ थिनर फॉन्ट. आई होप दैट्स लेजिबल. दिख रहा है ना? कोई इशू नहीं. कॉस्ट. स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? लेट मी सी द स्क्रीन वंस. दिख रहा है ना क्लियरली? ओके. कॉस्ट. कॉस्ट में कितना लिखूं? 4000. कैन आई राइट लाइफ? कैन आई राइट एनुअल डेप्रिसिएशन is equal to 4000 divided by 15, which is how much? 266.66666. बराबर है. नाउ डी, कैन आई से depreciation year 1 to year how much? 2005, 6, 7, 8. How many years? Year 4.
This is what? 2005 to which year? 2008 will be 2666 multiplied by 4. Your answer is 1067. What is your answer? 1067. WDV 1066 minus 4000. What is your answer? 2933. Now this WDV, A, B, C, D, E. So this will be F. It will be compared with what? You tell me. Recoverable value. How much that is? 2720. My dear friends, have we come to that classic case where WDV is greater than recoverable value? Therefore, can I say WDV minus recoverable value is equal to impairment loss? So can I say EFG impairment loss is E minus F, which is 2933 minus 2720. What is your answer? 230. EFGH. Can I say that my revised carrying value is now 2720? But before that, why should we lose out on the opportunity to revise your journal entries? What will be the journal entry over here? Impairment loss account debit to asset account. How much? 213. Can this now be transferred to your PNL? Profit and loss account debit to impairment loss? Yes or no? Agreed? समझ रहा है? वो पक्का समझ रहा है? विशाखा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कुछ ब्लैंक आउट हो रहा है तो बोलना. हाँ, ओके. रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू 2720. GHI balance life. Can I say balance life is 15 years minus 4 years, which is how many years? 11 years. EFGHIJ. Can I say revised depreciation? Yes or no? For year 5, which is nothing but 2009, is how much? 2720 divided by 11. What is your answer? 247.27. I'll purposely write 0.27. Okay. Now, what they are saying that कुछ restrictions लगे थे. देखिए अक्सर होता है कुछ कंट्रीज में अगर कोई प्रॉब्लम है. अभी रिसेंटली वो कौन सा आइलैंड कंट्री है यार? मालदीव्स. मालदीव्स के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है, पर अभी वहां पे एक दूसरा ये आ गया, गवर्नमेंट आ गया. वो गवर्नमेंट शायद प्रो पाकिस्तान प्रो चाइना है, तो इंडिया का उनके साथ में रिलेशन थोड़ा कम हो जाएगा. इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली जंग छिड़ जाएगी और मालदीव पे हम लोग बॉम्ब डाल देंगे या मालदीव वाले अपने ऊपर बॉम्ब डाल देंगे. ऐसा नहीं होता. बट हमारे ट्रेडर्स को पहले जो एक एनकरेजमेंट मिलती थी, वहां पे जाओ, वहां पे ट्रेडिंग करो, वहां से डॉलर्स कमाओ. आज गवर्नमेंट क्या बोलती है? वहां पे बिजनेस नहीं करने का. करोगे तो टैक्स ज्यादा लगेगा. ट्रेडर ऑटोमेटिकली क्या बोलेगा? अरे छोड़ यार, मैं क्यों मरने जाऊं, वहां पे ज्यादा टैक्स क्यों दूं मैं कहीं और पे मेरा बिजनेस चला लूंगा. बराबर है. ट्रेडर कहीं गलत है इसमें? नहीं है. पर अगर एक कोई ट्रेडर है जो सिर्फ मालदीव्स पे डिपेंडेंट है अपने बिजनेस के लिए, वो तो अटक गया. वो बोलेगा चलो मालदीव्स तो नहीं, मैं कहीं और मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कहीं और दूसरे कंट्री में ट्राई करके देखता हूँ. उसकी वजह से उसका एक तो साल के लिए उसका बिजनेस कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. उसको वो नुकसान इंपेयरमेंट में उसने झेल के ले लिया. अब गवर्नमेंट की और उस गवर्नमेंट की फिर से दोस्ती हो गई. अज्यूम करते कि वो सरकार गिर गई, अपने आप पे तो मोदी जी हार नहीं सकते, मोदी जी अमर है, तो वो सरकार चेंज हो गई.
और वो मोदी जी का दोस्त आ गया। मोदी जी ने बोला अभी जो मिलता है वो मालदीव्स में बेचो, तो लोग अपने घर का सामान मालदीव्स में बेचने लग गए। ये जो ट्रेडर है वो खुश हो गया, तो अरे वाह, आई गॉट माई ओरिजिनल मार्केट बैक। उसको फेवरेबल कंडीशंस आ गए। अब उसके एसेट जिसपे धूल पड़ी थी, जिस जिसपे कोई फायदा नहीं था, अब सडनली इट इज वर्किंग ओवर टाइम। तो एसेट क्या बोलता है, अब मैं रिकवर करके दिखाऊंगा 3420 लैक्स। तो अभी का सिनेरियो ये है कि ये जो एसेट है HIJK, इसका डेप्रिसिएशन फ्रॉम व्हाट ईयर टू व्हाट ईयर, 2009 टू 2010 कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। व्हाट इज योर आंसर, 494.45। व्हाट इज योर आंसर, 494.54। करेक्ट, 494.54। अभी 0.5 से ज्यादा है तो क्या लेने का डायरेक्टली, 495। तो HIJKL, एल में क्या आएगा, WDV एज ऑन 1 जनवरी 2011 कितना रहेगा, इट विल बी रिवाइज्ड WDV माइनस रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। हाउ मच, 2720 माइनस 495। व्हाट इज योर आंसर, 2225। एनी डाउट्स अबाउट दिस, एनी चैलेंजेस, समझने में दिक्कत। वो कॉस्ट लिखा हुआ दिख रहा है ना तुम लोगों के बीच में, कुछ आ रहा है ऐसा ग्रीन कलर का एक पैच आ रहा है, नहीं आ रहा ना, वेरी गुड। ये क्या मिल गया आपको अभी, WDV मिल गया। बट ऑन दिस डेट आपका क्या मिल रहा है आपके सामने, 3420। अब यहां पे क्या हुआ है, अब यहां पे अनफेवरेबल कंडीशंस हैव रिवर्स्ड। क्या आप इस बात से सहमत हो, हेंस इम्पेयरमेंट लॉस कैन बी रिवर्स्ड। क्या आप इस बात से सहमत हो। अब मैं क्या करूंगा, HIJKLM, मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होगा, और एन में मैं क्या लिखूंगा, WDV एज ऑन 1/1/2011 एज इफ देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। अब एक बात याद रखिएगा, एज इफ देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस का जो WDV होगा वो कंपेयर होगा किस WDV के साथ, जिसमें इम्पेयरमेंट लॉस था। वो WDV आपके स्क्रीन पे येलो कलर में आपको दिख रहा है। इधर मैं पॉइंट आउट करके बोलता हूं, दिस इज WDV विथ इम्पेयरमेंट लॉस। अब कंपैरिजन किससे होगा, 3420 से, 2225 से, 2225 से होगा। तो चलो, अगर 2225 से कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे लिखो WDV एज ऑन 1/1/2011 एज इफ देर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था, 4000 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 15 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच। अभी कितने साल देखिएगा, 2005, 6, 7, 8, 2005, 6, 7, 8, 9 और 10 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी इयर्स, 6 इयर्स। सर वहां पे 6 इयर्स कौन से लिखिए, चलो लिखो 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 एंड फाइनली 2010। सहमत हो इस कैलकुलेशन से, ओके। सो 4000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6, 1600 आपका WDV आएगा। तो 4000 ये क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आएगा फ्रेंड्स, 1600। तो ये कितना हो जाएगा, 2400। कितना आएगा, 2400। मतलब 2225 ज्यादा से ज्यादा घूम के कितना बन सकता है, 2400। 2400 बन सकता है। 2225 घूम के कितना बन सकता है, 2400 बन सकता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली पोजीशन क्या है, आप पहला इंपेयरमेंट लॉस कितना बुक कर चुके हो, 2000
सॉरी 213 का, क्या आपका क्या आपका रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कभी भी 213 को एक्सीड कर सकता है? नहीं कर सकता। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैन बी लेस देन और इक्वल टू ओरिजिनल इम्पेयरमेंट लॉस। इस बात से आप सहमत हो? यस। तो चलो 2400 माइनस 2225 कितना आता है? 175 आता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या होगा? मैक्सिमम LMNO, मैक्सिमम रिवर्सल of impairment loss is restricted to how much? It is restricted to N minus L, which is nothing but 2400 minus 2225. So maximum reversal of impairment loss, ये restricted to नीचे ब्रैकेट में आएगा, कितना होगा? 175. Journal entry please, asset account debit to reversal of impairment loss. How much? 175. 175. और कहा जाएगा रिवर्सल? रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? हाउ मच? 170. अब ऐसे सिनारियो में LMNOP बताइए आपकी रिवाइज्ड WDV कितनी होगी? 2400. LMNOPQ व्हाट इज योर बैलेंस लाइफ बताइए। आपने पहले 4 साल की हटा दी, बराबर है? 4 नहीं, कितनी? 1 2 3 4 5 6 साल की हटा दी। ओवरऑल कितनी थी? 15 माइनस 6 कितना बचा? 9 ईयर्स। LMNOPQR ये क्या आएगा? डेप्रिसिएशन फॉर विच ईयर? 2011 विल बी हाउ मच? 2400 डिवाइडेड बाय 9. So 2400 divided by 9. What is the answer? 267. नोटिस कीजिए रिवर्सल के बाद आप ऐसे स्थिति में आ गए जैसे कि पहले कोई इंपेयरमेंट था ही नहीं, और ऑटोमेटिकली यू विल राइग्रेस बैक टू दी ओरिजिनल डेप्रिसिएशन। ऑटोमेटिकली यू विल रिग्रेस बैक टू ओरिजिनल डेप्रिसिएशन। ये रिस्ट्रिक्टेड टू क्यों होता है? ये रिस्ट्रिक्टेड टू का लॉजिक क्या है? रिस्ट्रिक्टेड टू का लॉजिक आप लिख चुके हो, और वो लॉजिक है इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल, impairment loss reversal cannot exceed original impairment loss. सहमत हो इससे? What? और वो ओरिजिनल इम्पेयरमेंट लॉस, अभी इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल बराबर है 175 cannot exceed original impairment loss of how much? 213. तो ये 213 कभी भी पलटी नहीं मारेगा, उससे कम ही पलटा जाएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या है? दिस राइट हियर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है आपको? अरे वो प्लास्टिक उठा ना, उठाया गया? अरे तू कितना नींद में रहता है, उठा उसको, अभी तेरे जेब में डाल। सुन सुन, मैं तेरे को बोलता हूँ, तेरे जेब में डाल, अभी रख दे वहीं पे थोड़ी देर। ठीक है? ठीक है, हो गया। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कॉन्सेप्ट इज ओवर। चलो नाउ यू हैव इनफ टू कॉपी। एक मिनट, अभी ऑनलाइन वाले जो भी है, वैभवी, जय एक्सेट्रा, समीर एक्सेट्रा, अभी द वीडियो विल बी पॉज सो दैट दिस गाइस कैन कॉपी। आप लोग को वीडियो को इस पे यू विल ऑल्सो हैव टू पॉज द यूट्यूब वीडियो एंड स्क्रोल बैक एंड कॉपी। ठीक है? अभी तक का जो हम इम्पेयरमेंट कर रहे हैं या देख चुके हैं वो सिंगुलर एसेट के ऊपर बेस्ड है। कहने का मतलब है एक सिंगल एसेट को आप लेते हो, उस सिंगल एसेट का WDV आप देखते हो,
उस सिंगल एसेट का रिकवरेबल वैल्यू आप देखते हो, उस सिंगल एसेट का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आप देखते हो। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, एसेट जो होता है वो ग्रेजुएट होके बिजनेस लेवल पर चला जाता है। तो ये कैसे होता है समझने की कोशिश कीजिए। अब सपोज कीजिए एक एसेट है, ऐसे कई सारे एसेट्स इकट्ठा होके और इसके रिलेटेड लायबिलिटीज इकट्ठा होके क्या बन जाता है, या तो एक सेगमेंट बन जाता है, या तो एक डिपार्टमेंट बन जाता है। आई बात समझ में? ऐसे मल्टीपल सेगमेंट्स इकट्ठा होके क्या बन जाता है, कंपनी बन जाती है। क्या बन जाता है, कंपनी बन जाती है। आ रही है बात समझ में? तो एसेट लेवल से हम जब स्टार्ट करते हैं तब हम किस लेवल पर जा सकते हैं, आगे आगे जा करके कंपनी लेवल पर जा सकते हैं। अब कैसा होता है कि कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं कि ये कंपनी से इंडिपेंडेंट रहकर, बहुत ध्यान से सुनना आगे का जो सुनने वाले हो, ये सीएफ फाइनल लेवल तक और लाइफ में प्रैक्टिस में बेहद ज्यादा जरूरी है। दिस इज द बेस ऑफ एवरीथिंग व्हेन यू आर लुकिंग एट कंपनीज। कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपनी से, जरा अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसका जूम थोड़ा बढ़ाऊंगा मैं, बिकॉज देयर बी स्टफ टू राइट, यू नीड टू पिक इट अप। ठीक है, अब कैसा होगा ना, ये जो सेगमेंट्स होते हैं, ये जो सेगमेंट्स होते हैं, ये सेगमेंट होता क्या है, ये कंपनी से इंडिपेंडेंट रहकर या कंपनी से इंडिपेंडेंटली जब एक सेगमेंट, सेगमेंट मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ एसेट्स एंड रिलेटेड लायबिलिटीज, जब एक सेगमेंट कंपनी से इंडिपेंडेंटली अपने आप फंक्शन करता है, तब ऐसे सेगमेंट को कैश जनरेटिंग यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैश जनरेटिंग यूनिट कहा जाता है। सर ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक सेगमेंट कंपनी से विभिन्न होकर, कंपनी से इंडिपेंडेंट रहकर, फोकस इन द स्क्रीन, कंपनी से विभिन्न रह, कंपनी से इंडिपेंडेंट रहकर एक सेट ऑफ एसेट्स फंक्शन कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता, बिल्कुल हो सकता। देखने की कोशिश कीजिए, मैं दो एग्जांपल्स लूंगा। पहला एग्जांपल है कोका कोला। कोका कोला एक बेवरेज मैन्युफैक्चरर, कोल्ड ड्रिंक्स बनाता है। कोका कोला के अंदर काफी सारे ब्रांड्स आते हैं। सबसे पहला सबका चाਹੀता ब्रांड मतलब थम्स अप, हम सब ने एक बार लाइफ में पी। फिर कोर प्रोडक्ट इसका कोक तो है ही, फिर स्प्राइट, करेक्ट, फैंटा, माजा, लिम्का, बराबर है। ये क्या अपने आप मुझे बताइए, क्या अपने आप थम्स अप की कोई मार्केट स्टैंडिंग है या नहीं है, आप मुझे बताइए। दिस इज द मोस्ट कंज्यूम्ड कोल्ड ड्रिंक in India today and one of the most consumed cold drink in the world. Agreed or disagreed? क्या थम्स अप के अपने एसेट्स है? यस, अपने एसेट्स मतलब दोज एसेट्स डेडिकेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ओनली थम्स अप। यस, क्योंकि थम्स अप का उतना वॉल्यूम है ना आज मार्केट में। क्या थम्स अप बनाने के लिए कोका कोला को अपने वेंडर से कुछ ना कुछ माल खरीदना पड़ेगा? यस।
तो क्या इसके अपने लायबिलिटीज भी होंगे? यस और नो? क्या थम्स अप के अपने सेल्स है? बिल्कुल है। क्या इसमें से थम्स अप अपना कैश फ्लो जनरेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? थम्स अप अपने आप में क्या बन जाता है? कैश जनरेटिंग यूनिट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैश जनरेटिंग यूनिट बन जाता है। अगर कुछ ऐसे हुआ, सपोज ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, फॉर एग्जाम्पल स्टिंग एनर्जी। स्टिंग एनर्जी किसका प्रोडक्ट है? पेप्सी का प्रोडक्ट। बराबर है। आजकल बहुत पॉपुलरली चलता है स्टिंग एनर्जी, द रेड वन, तो वेरी पॉपुलर। अग्रीड? ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, और यू कैन से हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स। आजकल ये हेल्थ का तो बहुत तमाशा हो रहा है। आई डोंट ईट शुगर, आई एम वीगन, आई एम ठीकन वगैरह बहुत कुछ होता है। यस, यू कैन से हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स, और यू कैन से जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑल्सो, है कि नहीं? जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स, सपोज ड्यू टू दिस क्या होता है? थम्स अप के सेल्स डाउन हो जाते हैं। बराबर है। तो ऐसे वक्त पे सेल्स डाउन होना, क्या ये इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है कि नहीं है? करेक्ट? तो ऐसे सिचुएशन में आप थम्स अप के सारे एसेट्स को इंपेयरमेंट टेस्ट में असेस करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? तो ये जो इंपेयरमेंट टेस्ट होगा, विल दिस बी फॉर सिंगुलर एसेट्स और मल्टीपल एसेट्स? दे विल बी फॉर मल्टीपल एसेट्स। व्हाट विल इट बी फॉर? It will be for multiple assets. Clear? Now in multiple assets, you have to take care of one scenario. In case of multiple assets, ICAI will always give you two assets. What are two assets? They will give you goodwill, and they will give you identifiable assets. What will they give you? They will give you goodwill, and they will give you identifiable assets. Identifiable assets can be tangible, such as PPE, or they can be intangible, such as patents. ये एग्जाम्पल है। पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, so on and so forth. You need to understand that goodwill has its own rules that are derived from AS14, AS26. The first rule of goodwill as per AS14 is that internally generated goodwill
कैन नेवर बी कैपिटलाइज्ड। आप नोटिस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में लिखा नहीं जाता। गुडविल हमेशा कहाँ एडजस्ट होता था? पार्टनर्स कैपिटल में। क्यों? क्योंकि गुडविल दैट इज जनरेटेड बाय योर ओन गुड वर्क, यू कांट शो दैट दैट गुडविल कैन बी कैपिटलाइज्ड। अब आपसे एक एग्जांपल लेता हूं। करण की वजह से हर्षल आया, अनुराग की वजह से भूमि आई, समीर की वजह से फैजान ज्वाइन हुआ। ये गुडविल है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। एज समीर आई एम हैप्पी, सर एज अनुराग आई एम हैप्पी, सर एज करण आई एम हैप्पी, I am bringing some of my friends to join your classes. Why? Because I am happy with you. Can I say that that is my asset? Yes. Philosophically speaking, it is my asset. कि आज मेरे स्टूडेंट्स को मुझ पे कॉन्फिडेंस है और वो अपने दोस्तों को मेरे पास ले आते हैं। बट इसकी कीमत क्या है? कैन आई मेजर इट? यू कांट मेजर इट। प्लीज अंडरस्टैंड। कैन आई मेजर इट? आई कांट। आई कांट। व्हाई नॉट? हर्षल मेरे पास आए फॉर व्हाट? सीए इंटर। भूमि मेरे पास आई फॉर व्हाट? सीए इंटर। कल को विशाखा का कोई एक दोस्त हो सकता है जो मेरे पास सीए फाउंडेशन के लिए आए, आपका कोई हो सकता है जो सीए फाउंडेशन के लिए आ जाए। तो मैं क्या हर आने वाले बच्चे पे एक प्राइस टैग लगा दूं और बोलूं कि चलो आज मेरी गुडविल इतनी बड़ी है? क्या मैं ये कहूं कि चलो आज मेरी क्लासेस है, मेरे पास 100 स्टूडेंट्स बिठाने की जगह है और मुझे सिर्फ ये कहना है कि माय बैचेस आर ओपन, ऑटोमेटिकली मेरे एडमिशन हो रहे हैं? ऐसा है? आगे जाके होगा शायद। तो क्या मैं उसका एसेट दिखा दूं? एक्सपेक्टेड सेल्स 5 lakhs, 50 lakhs, 20 lakhs। गुडविल इंटरनली जनरेटेड कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकता है, कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकता है। लेकिन गुडविल कहां पे आता है? गुडविल इज क्रिएटेड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इन अ व्हाट? इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये आप आने वाले कुछ ही दिनों में, आई वुड लाइक टू बिलीव बाय अप्रैल, आप ये देखेंगे क्योंकि तब तक आपका अकाउंट हो जाएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन में होता यह है कि आप परचेस करते हो बिजनेस को। परचेस ऑफ क्या होता है? बिजनेस होता है। तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है? आप बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर करते हो। तो आप क्या करते हो? परचेस, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसे क्या कहा जाता है? नेट एसेट्स टेकन ओवर। क्या कहा जाता है इसे? नेट एसेट्स टेकन ओवर। इसके बदले में आप क्या देते हो? परचेस कंसिडरेशन देते हो। क्या देते हो? मतलब सीधे साधे शब्दों में पैसा देते हो। अगर एसेट्स टेकन ओवर परचेस कंसिडरेशन से ज्यादा है, मतलब आपने 100 रुपए की एसेट्स के लिए 80 रुपया दिया, तो ये आपका क्या बन गया? गेन बन गया। इस गेन को इंडियन अकाउंटिंग में कहा जाता है कैपिटल रिजर्व। क्या कहा जाता है इसे? कैपिटल रिजर्व होता है। पर अगर आपने 100 रुपीज के एसेट्स के लिए 120 रुपया दे दिया, तो ये आपके लिए क्या बन गया? ये कहीं ना कहीं एक लॉस हो गया। पर आपने ये लॉस क्यों झेला? क्या आप बेवकूफ हो? नहीं, आप जानते हो कि भले मैं 100 रुपए के एसेट्स ले रहा हूं, इन एसेट्स में 500 रुपए का बिजनेस करने की क्षमता है। तो 20 रुपया ज्यादा देना पड़े तो क्या हो गया, मैं दे दूंगा। वो 20 रुपया ज्यादा जो बेचने वाला है ना, वो उसकी रिस्पेक्ट है, वो उसका गुडविल है। क्या है उसका? गुडविल है। ये लॉस क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है। इस गुडविल को एज पर AS 14 5 इयर्स की लाइफ होती है। कितने इयर्स की लाइफ होती है? 5 इयर्स की लाइफ होती है। मतलब गुडविल कितने पीरियड में अमोर्टाइज हो जाएगा? 5 इयर्स में अमोर्टाइज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, अमोर्टाइजेशन इज चार्ज्ड ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। कितने साल में अमोर्टाइज हो जाएगा? 5 इयर्स। अब गुडविल मतलब समथिंग पॉजिटिव इन यू, कुछ अच्छा जिसके लिए आप ज्यादा पैसा ले रहे हो। इधर बैंड बज गई है धंधे की, इंपेयरमेंट हो रहा है, खाने के वांदे हैं, गुडविल है तुम्हारे पास? देयर इज नो गुडविल।
आ रही है बात समझ में? Whenever there are indications of impairment, indications of what? Impairment. It shows that goodwill is lost or reduced. What is happening? Goodwill is lost or reduced. अगर गुडविल कम नहीं होता तो भले मार्केट को डूब जाने दीजिए, अभी भी आपका बिजनेस चलता। सहमत हो इस बात से? सहमत हो इस बात से? आज की तारीख में आप देखिएगा, सर रियल लाइफ एग्जांपल, सीए इंटर की जेके शाह की फीस 70,000 रुपया है या 80,000 रुपया होगा, ओवरऑल सब कुछ मिला है, बराबर है? जेके शाह 70,000 रुपया लेता है, ये बोल के एडनोवेट भी 70,000 रुपया लेता है। जेके शाह 70,000 रुपया लेता है, ये देख के दूसरे प्लेयर 60,000 तक कोट करते हैं। जेके शाह में मार्केट में खड़े रहने की ये स्टैंडिंग है कि वो बोल सकते हैं कि माई फीस आर 70,000 रुपीज। ये उसका क्या है? गुडविल है। ये उसका क्या है? गुडविल है। मान लीजिए मार्केट में मंदी आ गई, मान लीजिए मार्केट में मंदी आ गई एंड पेरेंट्स आर नॉट एबल टू पे द फीस। जेके शाह ने नोटिस किया कि उसके सेल्स कम हो रहे हैं, उसने तुरंत डिस्काउंट ऑफर कर दिया, 60,000 बैचेस उसकी भर गई। भले इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट हो, जेके शाह अभी भी अपना धंधा चला सकता है। समझने की कोशिश कीजिए। बट जब इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट होगा, सबसे पहले आपके बैलेंस शीट में से क्या निकल जाना चाहिए? गुडविल निकल जाना चाहिए। इंपेयरमेंट है मतलब गुडविल तुम्हारा उड़ गया है। अब सिचुएशन देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मेरी डब्ल्यूडीवी एसेट्स की कुछ ऐसी है, मेरे पास गुडविल है 40,000 रुपए का और मेरे पास आइडेंटिफाइबल एसेट्स क्या है? आइडेंटिफाइबल एसेट्स है 60,000 के, और मेरा इंपेयरमेंट लॉस इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। ये पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस गुडविल के सामने सबसे पहले तोड़ा जाएगा। तो मेरी रिवाइज्ड डब्ल्यूडीवी क्या बनेगी? 10,000 का गुडविल और 60,000 के आइडेंटिफाइबल एसेट्स। गुडविल की वजह से मेरे आइडेंटिफाइबल एसेट्स के अराउंड एक इंसुलेशन बन गया। जबकि मैं गुडविल दिखा रहा हूं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आज बिजनेस में नुकसान हो रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि गुडविल या तो नहीं है या तो कम हो गया है। केस बी देखो, कैलकुलेट किया जाता है कि इंपेयरमेंट लॉस 60,000 का है। कितने का है? ये केस बी है, इंडिपेंडेंटली देखना। तो गुडविल के सामने इंपेयरमेंट लॉस कितना टूटेगा? 40,000। कितना टूटेगा? 40,000। अब कितना इंपेयरमेंट लॉस बचा बेटा? 30,000। ये किसके सामने टूटेगा? ये 60 के सामने टूटेगा। तो अब मेरी रिवाइज्ड डब्ल्यूडीवी कितनी बनेगी? यहाँ पे नील, और यहाँ पे कितनी बनेगी? 40,000। यहाँ कितना हो जाएगा? 40,000। अंडर इंड एएस सीए फाइनल एंड आईएफआरएस, impairment loss on goodwill cannot be reversed.
अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CA इंटर impairment loss on goodwill can be reversed. तो जो हमने रिवर्सल देखा सिंगुलर एसेट के लिए, अब हम कहा देखेंगे? अब हम देखेंगे सीजीयू में मल्टीपल एसेट्स के लिए। समझ में आ रहा है आपने कैसे लेवल की ट्रांजिशन कर ली? सबसे पहले आपने सिंगुलर एसेट को एनालाइज किया, उसके बाद आपकी लेवल एक स्टेप ऊपर चली गई। अब आप क्या कर रहे हो? गुडविल और मल्टीपल एसेट्स को एनालाइज कर रहे हो। आ रही है बात समझ में? एम आई क्लियर अबाउट दिस? 100%। तो चलो, तो क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल कैन बी रिवर्स्ड। क्लियर है? 100%। तो अब सबसे पहले आप लोग क्या करो ना, मेरे हिसाब से आप इसको कॉपी करो, इसको पहले कॉपी करो। एक मिनट। अब अगला जो देखना है सिनारियो is a scenario for impairment loss on cash generating unit acquired in a business consideration. तो चलिए मतलब इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है एनडीए कॉर्पोरेशन हैज अक्वायर्ड, जरा एक मिनट, विल हाईलाइट वेयर एवर नेसेसरी। एनडीए कॉर्पोरेशन हैज अक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ XYZ as under on 31st of March 2008. The fair value of the identifiable assets is 4,000 and goodwill is 1,000. तो क्लियरली दो गट बन गए, एक गुडविल और एक आइडेंटिफाइबल एसेट्स। एंटिसिपेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ अक्वायर्ड एसेट इज 8 years. क्वेश्चन साइलेंट है गुडविल के बारे में, लेकिन आप ऑलरेडी जानते हो कि गुडविल अक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन हैज गॉट अ लाइफ ऑफ हाउ मेनी इयर्स? 5 years. ऑन 31st of March 2010, मतलब 8, 9 और 9, 10, 2 साल के बाद NDA, that is the buyer who has already purchased this new company, estimated a significant decline in the production due to change in government policy. The cash flow forecast for next 6 years is given. Notice कीजिए 700 का चंक है और 500 का चंक है। यहाँ पे या तो आप इंडिविजुअली कर सकते हो या तो एन्युटी फैक्टर लगा सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हो। आपको क्या करना है? वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करना है, इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है और रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू ऑफ वेरियस एसेट्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। जब भी आपको स्पेशली वैल्यू इन यूज इंडिपेंडेंटली पूछा जाएगा, एक थियरी लाइन लिखना फॉर फुल प्रूफ मार्क्स इन सीए इंटर एग्जाम इज इसेंशियल। वैल्यू इन यूज is the present value of estimated future cash flows। इतना लिखना है। अब यहाँ पे आप एन्युटी फैक्टर के साथ कर सकते हो या इंडिपेंडेंट भी कैलकुलेशन कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ने इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन किया है, हम लोग एन्युटी फैक्टर लगा के करें कि हम लोग इंडिपेंडेंट करें, क्या डिसाइड होता है? एन्युटी फैक्टर लगा के करते हैं। तो चलिए, वी आर लुकिंग एट 700 multiplied by present value annuity factor of 10% for year 1 to 3 plus 500 multiplied by present value annuity factor of 10% for year 4 to 6। तो सबसे पहले हम 10 के फैक्टर पे चलेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू m प्लस इक्वल टू m प्लस इक्वल टू m प्लस। 3 बार m प्लस करने के बाद MRC कर दिया है। तो 700 मल्टीप्लाइड बाय 2.46, सॉरी 2.4865, इस पे मैं रुका देता हूँ। लेकिन वो पूरा नंबर मुझे मिला है, मैं करूंगा इंटू 700, तो मुझे आता है आंसर 1740.79639। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1740.7964, राउंड ऑफ कर दिया, प्लस अभी मुझे 4th ईयर से 6th ईयर का चाहिए। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 2 3 जाने दीजिए, चौथा इक्वल टू 6830 m प्लस में गया, पांचवा m प्लस में गया, छठा m प्लस में गया। तो MRC करूंगा तो
500,86840 ऐसा मुझे आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 1.868868 ठीक है। और मैं पूरा नंबर लूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा 500 से, तो मुझे कितना मिला 934.204। कितना मिला मुझे 934.2043 2043। 5 के आगे भी 4 ही है तो मैं 2043 पे इसे रख दूंगा। तो मैं क्या ऐड कर रहा हूं, आई एम एडिंग 1740.7964 प्लस 934.2043। व्हाट इज माय टोटल कमिंग टू 2675.0007। तो मैं इसे राउंड ऑफ कर दूंगा 2675 पर। ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा वैल्यू इन यूज बन गया। अब सेकंड में मुझसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस आप करके दिखाइए। नो प्रॉब्लम, इस पे फोकस होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन में लिखूंगा गुडविल, और दूसरा मैं लिखूंगा आइडेंटिफाइबल एसेट्स, और यहां पे मैं लिखूंगा टोटल। तो यहां सबसे पहले आएगा कॉस्ट। गुडविल हमने कितने पे रिकॉग्नाइज किया है, 1000 पे, और फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट इज 4000। तो गुडविल के सामने 1000 और आइडेंटिफाइबल एसेट के सामने 4000, ऐसा करके 5000 मेरा ये है। अभी लाइफ, लाइफ यहाँ पे 5 इयर्स आएगा। कैसे, एज पर AS14। और आइडेंटिफाइबल एसेट्स का लाइफ हमें कितना दिया है, 6 इयर्स दिया है। क्यों दिया है, ये गिवन है, बराबर है। 6 है कि 8 है, cash flow is for the next 6 years, acquired assets is 8 years, sorry. So it is how many years, 8 years. So we have been given how many years, 8 years. All right. So now what will this be, this is depreciation. What will this be, 200, पर ये per annum है, याद रखिएगा। और यहाँ पे ये कितना होगा, 500. So can I say that depreciation for 2008-9 and 2009-10 कितना आएगा मेरा, 400 and 1000, करेक्ट। तो I'll put this down here। मेरा गुडविल का वैल्यू आएगा 600 और मेरा आइडेंटिफाइबल वैल्यू एसेट्स का वैल्यू आएगा 3000 आएगा। कितना आएगा, 3000 आएगा। ये 400, 1000, और अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3600, 1400 में राइट ऑफ कर। अब दिस इज माय WDV एज ऑन 31st of March 2010 in absence of fair value comma value in use is taken as recoverable value. Any doubt, yes or no? No. So can I say that my recoverable value is how much, 2675. How much is my recoverable value, 2675. It is clear that WDV is greater than recoverable value. Therefore, what am I looking at? I am looking at an impairment loss. What is the value of impairment loss? 3600 minus 2675. What is my answer? 925. What is my loss? 925. Now, impairment loss will be allocated. Impairment loss एलोकेटेड। 925 में से 600 कहाँ जाएगा, गुडविल के सामने। बचा हुआ 325 कहाँ पे जाएगा, 3000 के सामने। ऐसा करते हुए व्हाट विल बी माय रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू ऑन व्हाट डेट, ऑन 1/4/2000 एंड, देखिए WDV ऑन दिस, so this is 1/4/2010, this will be nil
and this is 3000 minus 325. So we are looking at how much? 2675, and this becomes 2675 over here. What are they asking us? They are asking us impairment loss, वो हमने calculate कर दिया, and they are asking us revised carrying value. So this is calculation of impairment loss and what? And revised carrying value. ये दोनों अपने calculations यहाँ पे करके हो गए. Am I clear about this? Yes or no, guys? Okay. अगर मुझसे पूछा जाए कि what is the balance life now? देखिए, what was the balance life? It was 8 years. So balance life for this is going to be how many years? 6 years. So what will be my depreciation for 2010-11? It will be 2675 divided by 6, which is 445.833. Correct? It will be how much? 445.833. मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा जा रहा हूं आपके नोट्स के लिए. देखिए, ये आपके नोट्स बन रहे जिसमें से आप आने वाले 4-5 महीने पढ़ने वाले हो. तो कैन आई से लाइक दिस, WDV as on 1/4/2011 will be 2675 minus 445.833. What is the answer? 2229.167. Correct, guys? Yeah, 2229.167. So what is this? This is your revised WDV. Clear? Is the question clear to all? Yes. इसके आगे let me just check if there are any additional something. No, in the model solution तो they have only solved till here. यहाँ तक ही मॉडल सॉल्यूशन में सॉल्व किया, जहां तक मैंने ये रिवर्स टिक मारा. दिस इज ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा, बट यू नीड टू हैव दिस. क्यों? कल को एग्जाम में पूछ लिया वन स्टेप अहेड क्या है, तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए. बराबर है? जस्ट अ सेकेंड. अब इसके बाद अगला एक कॉन्सेप्ट आता है. ये कॉन्सेप्ट AS10 और AS28 का मिक्सचर है. इस कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है, अब जरा इस पे ध्यान देना, ये इंटरेस्टिंग है. ऐसा इंटरेस्टिंग है कर करके यही मैं स्कीम बेचता हूँ. ये इंटरेस्टिंग है सुनो, वो इंटरेस्टिंग है सुनो, ऐसा करके पूरा सिलेबस चिपका देने का स्टूडेंट को. सुनो, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ impairment loss against revaluation surplus if any. अब जरा समझने की कोशिश कीजिए इसमें क्या होगा. देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक एसेट है. सपोज कीजिए आपके पास एक एसेट है, और इस एसेट से रिलेटेड आपके पास रिवैल्यूएशन गेन है. क्या है? रिवैल्यूएशन गेन आपने कहां पे देखा? AS10. सो दिस इज व्हाट? AS10 प्लस AS28 की हमारी ये बात चल रही है. तो एसेट से रिलेटेड आपके पास रिवैल्यूएशन गेन है, तो ऑब्वियसली आपने ये जर्नल एंट्री आपके बुक्स में पास की होगी. क्या होगी वो जर्नल एंट्री? एसेट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन. और ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन आप कहां पे ट्रांसफर करते हो? टू रिवैल्यूएशन सरप्लस या फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाता है. अब इस गेन की वजह से रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस बैठा है. कैन आई से कि अब इस गेन की वजह से रिवैल सरप्लस में बैलेंस है. क्या है? रिवैल सरप्लस में बैलेंस है. अब आगे देखिए होता क्या. अब सपोज कीजिए
गेन ऑन रिवैल्यूएशन फॉर एग्जाम्पल 8,000 रुपये, तो ऑब्वियसली ये 8,000 कहां पे बैठा हुआ है? रिवैल सरप्लस में बैठा हुआ है। अग्रीड और डिसअग्रीड? अब सपोज कीजिए आपको उस ही एसेट पर आगे जाके इमीडिएटली तो पॉसिबल नहीं है, पर आगे जाके इंपेयरमेंट लॉस होता है। कितने का इंपेयरमेंट लॉस होता है? मान के चलिए 12,000 का इंपेयरमेंट लॉस होता है। तो अब इस इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा? ये इंपेयरमेंट लॉस कैसे आएगा? स्टेप वन, वेरी सिंपल, फर्स्ट एडजस्ट अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्योंकि एक एसेट में रिवैल्यूएशन सरप्लस और इंपेयरमेंट लॉस एक ही टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कैसा कि ये एसेट की फेयर वैल्यू इतनी है, वाह इतना बड़ा वैल्यू का एसेट है, और सडनली ऐसे बिजनेस की लाले लग गए तो एसेट वैल्यू कम हो गई। कम कीजिए, लेकिन फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस कैन नॉट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। इसको समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट एडजस्ट अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस। स्टेप टू, बैलेंस इफ एनी गोज टू पी एंड एल। तो अब इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 12,000 का। इस 12,000 की एंट्री कुछ ऐसे होगी, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इंपेयरमेंट लॉस को बुक करेंगे। बुक करो इंपेयरमेंट लॉस। कितना? 12,000। किसे कम किया? एसेट को कम किया, इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है, एसेट तो कम होगा ही। लेकिन अब ये लॉस की पोस्टिंग कहां पे करोगे? अब सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, या आइडियली ऐसे नहीं सिखाना चाहिए। सबसे पहले इस इंपेयरमेंट लॉस को किसके सामने तोड़ना? रिवैल्यूएशन सरप्लस के। तो लिखो, डेबिट करो रिवैल्यूएशन सरप्लस को। एक सेकंड, स्क्रीन हैंग हो गई। किसे डेबिट करो? रिवैल्यूएशन सरप्लस को। कितना था रिवैल्यूएशन सरप्लस में? 8,000। लेकिन यहाँ पे टू इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 12,000 है। तो बैलेंस 4,000 कहां पे जाएगा? ये बैलेंस 4,000 आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। समझ में आ रहा है आपको? दिस बैलेंस 4,000 विल गो टू पी एंड एल। दिस इज योर लास्ट कॉन्सेप्ट, that is adjustment of impairment loss against revaluation surplus if any. This is your last concept of impairment standard. Are we clear about this? Yes. Chalo, please copy it down.